ऑलराइट, तो अब हम एक बहुत ही छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जो कि डिटर्मिनेंट में बहुत एक नॉर्मल सा टॉपिक होता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, इस चैप्टर में हम मेजरली जो है वो ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को स्टडी कर रहे होंगे। सो मेजरली विल बी डीलिंग विद अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ध्यान रखना, ऑर्डर 2 का भी हमने पढ़ा है, बट वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। मतलब 99.9% सवाल जो हम यहाँ पे देखेंगे वो आपके डिटर्मिनेंट के होंगे, जो कि एक 3 ऑर्डर का है ना, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। तो ये हम जो माइनर और कोफैक्टर की चर्चा करने वाले, ये भी 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के बारे में करेंगे। तो इस ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को अपने दिलों में उतार लेना। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, माइनर कोफैक्टर पे आने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम एक डिटर्मिनेंट को लिखने का एक सही तरीका देखें। हमने पहले डिटर्मिनेंट अपना कैसे लिखा था, हमने ये बड़े बड़े डंडे बना लिए। ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट बोल रहा हूँ तो मतलब ऑर्डर 3। तो हमने क्या किया था, A1 A2 A3 B1 B2 और B3 और साथ में आ जाएगा C1 C2 और C3। हमने इस तरह से बनाया था, बट ये सही तरीका नहीं होता। मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, बट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका नहीं होता। अब जैसे मैं बोलूं कि स्पीड जो है भाई, मैं इस स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं जो कि है 10 किलोमीटर पर मिनट। ये स्पीड को लिखने का गलत तरीका नहीं है, बट सबसे अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, क्योंकि ये SI यूनिट नहीं है ना। तो हम इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में जो है कन्वर्ट करेंगे पहले, और फिर एक्चुअल स्पीड जो है अपने सवाल में मार्क करके आएंगे, या फिर SI यूनिट में रखेंगे। प्रेफर करेंगे कि SI यूनिट में ही हम रखें। इसी तरह से डिटर्मिनेंट को लिखने का एक बेहतर तरीका होता है, जो सभी को आना चाहिए ना, ध्यान रखना। तो वो बेहतर तरीका मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये अंदर एलिमेंट्स जो है इन सबको उड़ा दो, इनको लिखने का नया तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करेंगे A11 से, है ना। ये एलिमेंट है A11, इसकी रो भी 1 है। ये पहला नंबर जो है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दूसरा नंबर जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पहले एलिमेंट की रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। दूसरे एलिमेंट में क्या लिखेंगे, अब एक बार खुद वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या लिखेंगे इसे। भले ही तुम इस पे 1 मिनट ले लो, बस 1 मिनट से ज्यादा मत लेना पर, है ना। क्या लिखेंगे इसे, तो मैं बताता हूँ। आई होप कुछ लोगों ने बता दिया होगा एक करके, अगर वो सिंसियर इनफ है। ध्यान रखना, जिन चीजों पे मैं ट्राई करने की बोल रहा हूँ उन पर ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जिन पर दिमाग लगाना होता है। दिमाग नहीं लगाओगे तो तुम्हारे लिए मेमोरेबल नहीं बनेंगी और फिर भूलते रहोगे बार बार। इसीलिए मैं जिस चीज पे बोलूँ ट्राई करो, उस पर ट्राई करो। तो अगला एलिमेंट जो है उसकी रो तो 1 है, बट कॉलम दूसरा हो गया। ध्यान रखना, ये पहली वाली रो है, हमने लिखा था ना, दिस इज R1। ये आपकी पूरी पहली वाली रो है। तो अगला जो एलिमेंट है उसकी रो तो 1 ही है, बट कॉलम दूसरा हो गया, क्योंकि ये हमारा C1 था और ये हमारा C2 था। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा A12। ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज बेसिकली A12। इसी तरह से अगला जो हो जाएगा उसकी रो तो 1 ही है, बट कॉलम जो है वो तीसरा है, तो दिस इज A13। अब फिर दिमाग लगाओ कि इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे। ये तो A लिख दिया, अब इसके नीचे नंबर कौन कौन से लिखेंगे। इसकी रो दूसरी है, तो ये होगा A आपका 2 और इधर आएगा आपका 1, क्योंकि कॉलम 1 है और रो 2 है। सिमिलरली ये वाला आपका हो जाएगा A22 और ये वाला आपका हो जाएगा A23, है ना। रो 2 है और कॉलम 3 है। सिमिलरली यहाँ पर A31 A32, अब जल्दी लिखो A32, और यहाँ पर आ जाएगा A33। और ये मैं ऊपर कंप्लीट करता हूँ, दिस इज कॉलम 3। ऐसे करके एरो बना देते हैं, आसानी होगी समझने में, और रो के सामने भी एरो बना देते हैं। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। ऑलराइट, सब समझ गए। जिनको थोड़ी कंफ्यूजन हो ना, वो अलग से लिख सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये नोटेशन सभी लोग सीख गए होंगे। एक और बार बड़े में इसको समझ लेते हैं। एक एलिमेंट होता है A, है ना, ऐसे करके, जिसके हम नीचे 2 नंबर लिख देते हैं, I और J। और ये जो I होता है ये आपका रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो J होता है ये आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, COLUMN। कॉलम की स्पेलिंग ये होती है। तो इसको चाहो तो इस नोटेशन को अपने जो है नोट्स में लिख सकते हो, है ना। ये नोटेशन जो है AIJ, कोई भी एलिमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, उसकी पोजीशन ऐसे बताई जाएगी कि उसका I क्या है और उसका J क्या है ना। उसका मान लो I जो है वो 50 होता है, मिटाते हैं ऐसे। मान लो I की वैल्यू इसकी 50 हो गई और J की वैल्यू 2 है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये 50th रो में, कोई मान लो इधर जो है अपनी 50th रो होगी, R1 2 3, और बड़ा डिटर्मिनेंट होगा, दिखने में अजीब सा डिटर्मिनेंट होगा। तो ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें 50 रो होंगी, 50 कॉलम होंगी, उस डिटर्मिनेंट में 50th रो के दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट है ये। समझ गए, ये फील हो पाया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लिया है मैंने, तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 कर दूं और इसकी वैल्यू 3 कर दूं, तो कैसे बोलेंगे कि भाई ये सेकंड रो में 3rd एलिमेंट है, जो कि ये वाला है। सेकंड रो है और उसका 3rd एलिमेंट है 1 2 3, ये ऐसे। तो ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से लिखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हम अब माइनर्स और कोफैक्टर्स के साथ करेंगे एक बेहतरीन शुरुआत, क्योंकि हमने समझ ली है नोटेशन।
तो ये मैं लिखा रहने दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है माइनर्स और कोफैक्टर्स को समझने के लिए। देखो कोई बहुत खतरनाक चीजें नहीं है माइनर्स और कोफैक्टर्स, सिंपल फॉर्मूला आपको याद करना है और पैटर्न देखना है। अब ध्यान रखना हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले माइनर्स को पढ़ रहे हैं और हमने पहली स्टेटमेंट ये देखी हर एलिमेंट का माइनर होता है। और यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ पर टोटल हमारे 9 एलिमेंट्स है ना, 3 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 3 वर्टिकल कॉलम्स हैं, तो बेसिकली 9 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन 9 एलिमेंट्स के 9 माइनर्स होंगे, मतलब हर एलिमेंट का अगर एक अलग माइनर होता है तो टोटल 9 माइनर्स हो गए ना। क्लियर है सबको? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई इन माइनर्स को, आके देखते हैं हम। तो जैसे हर एलिमेंट का एक अलग माइनर होता है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को भाई इस एलिमेंट का कोई माइनर लाके दो, तो फाइंड द माइनर ऑफ A21 है ना। तो बेसिकली इसका माइनर जो है उसको ऐसे लिखेंगे M21। A21 का माइनर हो जाएगा M21। M21 इज बेसिकली डिनोटिंग द माइनर ऑफ एन एलिमेंट विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, है ना, समझ गए। A21 के माइनर को M21 लिखेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं याद रखने में, ऐसे नॉर्मल चीज है ये। तो देखो सेम फंडा यूज करेंगे जो हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त थोड़ी देर पहले सीखा था यहाँ पे। तो इसको मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूँ क्योंकि पहले ही मैंने ब्लू कलर मार्क किया था। हमने जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पर एक गोला बनाते थे और एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचते थे हम, अगर तुम्हें याद हो तो। सेम चीज हम करने वाले हैं, है ना। पर उस टाइम क्या था, हम पहली रो के एलिमेंट्स को ही लेते थे एक करके। डिटर्मिनेंट जब हमने सॉल्व करना सीखा था तो हम A11 लेते थे पहले, फिर ऐसे ब्लॉक करते थे, फिर इन दोनों को लिख देते थे। तो उसमें हम एलिमेंट्स सिर्फ अलॉन्ग रो लेते थे, फर्स्ट रो। यहाँ पर फंडा थोड़ा अलग है। यहाँ पर अगर A21 के माइनर की बात कर रहा है तो A21 से एक वर्टिकल लाइन खींचो पहले, तो सॉरी हॉरिजॉन्टल खींचो, फिर एक वर्टिकल खींच दो। अब जो बचा उसका डिटर्मिनेंट बना लो। ये लो भाई, उसका डिटर्मिनेंट बना लिया। उसका डिटर्मिनेंट हमारा बन के आया। कितने बचे? ये आपके ये भाई लोग बचे, है ना। इसमें से ही बीच वाली लाइन को कट कर देना। तो इनको एज इट इज एक 2x2 के या फिर सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में लिख लो, क्योंकि 4 एलिमेंट सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में ही आ पाएंगे। तो ऐसे लिख लो A12, A13 और A32 और A33। समझ गए? ऐसे कैलकुलेट करते हैं माइनर। इतना आसान होता है माइनर को कैलकुलेट करना, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अभी तक हमने इस चैप्टर में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं पढ़ी। बट बड़े अनफॉर्चून बात है कि ज्यादातर लोग माइनर और कोफैक्टर का फॉर्मूला भूल जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है दब जाता है, शुरू में पढ़ा होता है और बहुत ही ऑब्वियस सा होता है। तो ज्यादातर लोग इसे भूल जाते हैं और इसी पे बता रहा हूँ, अच्छे सवाल इसी पे बन जाते हैं। दूंगा भी एंड में अच्छे सवाल। माइनर्स के थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको थोड़ा सा और स्टडी करने के लिए। मुझे मान लो माइनर निकालना है इस बीच वाले एलिमेंट का, इन भाई साहब का मुझे माइनर निकाल के दो। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे M(2)(2), माइनर ऑफ एलिमेंट विच इज एट पोजीशन 2, या फिर बोले विच इज इन रो 2 एंड कॉलम 2, है ना। तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई अपने? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, एक वर्टिकल लाइन खींचो। बचे क्या एलिमेंट? ये 4 बच गए अपने, A11, A13 और A31 और A33। समझ गए? ये इसका माइनर हो गया। ऐसे ही सबका माइनर कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे एक और माइनर कैलकुलेट करेंगे हम थोड़े से एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए। इन भाई साहब का माइनर कैलकुलेट करते हैं हम इस बार, A33 का। तो सेम चीज करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, एक वर्टिकल लाइन खींचो। जो एलिमेंट बचे उनको 2x2 मैट्रिसेस में उसी ऑर्डर में डाल दो जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं। ध्यान रखना, जो ऊपर लिखा है ऊपर आएगा, जो नीचे लिखा है वो नीचे आएगा। टेढ़ा मेढ़ा मत कर देना। तो उस ऑर्डर में हम डालना कर रहे हैं शुरू। तो ये हो जाएगा हमारा M(3)(3), दैट इज माइनर ऑफ एलिमेंट विच इज इन रो 3 एंड कॉलम 3। ये हमारा बराबर हो जाएगा बॉस A11, A12 और A21, A22 के। इसको सॉल्व करना जानते हो? देखो माइनर भी एक नंबर है, इसकी भी कोई वैल्यू है, और ये लिखा इस तरह से जाता है। तो हम सभी ने जो है माइनर निकालने में मास्टरी हासिल कर ली है। बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, जिससे हमारी स्पीड बन जाए ना बार बार। ऐसा ना हो कि देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें लाइंस बना के देखनी पड़ेंगी। कई बार ऐसा होगा कि तुम सिंपली, जैसे पहले लाइंस मिटा देता हूं मैं, मान लो तुमसे पूछा है A23 का माइनर क्या होगा, तो बिना लाइंस बनाए लाइंस को इमेजिन कर लो और सीधे लिख दो भाई। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए। तब तो कहेंगे हाँ भाई बात है, भाई बंदा एडवांस लेवल की तैयारी कर रहा है, कुछ फाड़ देगा ये। अब सवाल ये है भाई कि कोफैक्टर क्या होता है? व्हाट इज कोफैक्टर? तो देखो, अगर तुम्हें माइनर का फॉर्मूला ढंग से याद है तो तुम कोफैक्टर का बड़ी आसानी से याद कर पाओगे, बहुत ज्यादा आसानी से। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कोफैक्टर ऑफ IJ इज इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस J। बहुत आसान फॉर्मूला है, ध्यान रखना, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं लिख रहा मैं। मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ IJ। इसमें अगर हम IJ की कुछ वैल्यूज डाल दें तो हमारे पास आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ 1 2 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ 1 2। समझे क्या फॉर्मूला है ये?
इस फॉर्मूला को अपनी रगों में उतार लो, ये जो ऊपर ब्लू कलर से लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर जो है वो कोफैक्टर के बराबर ही होता, सॉरी कोफैक्टर जो है वो माइनर के बराबर ही होता है, बस साइन का चेंज होता रहता है, समझ रहे हो। अगर ये आई प्लस जे जो है तुम्हारा, ये अगर इवन आ जाता है तो -1 की पावर इवन जो है 1 होता है, तो कोफैक्टर जो है और माइनर बराबर हो जाते हैं। बट अगर ये -1 आ जाता है तो कोफैक्टर जो है वो माइनर का नेगेटिव हो जाता है। तो ज्यादा अंतर नहीं है कोफैक्टर और माइनर में, बस साइन का अंतर है। कई बार तो बराबर भी हैं और कई बार अपोजिट साइन के हैं। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आई और जे की मदद से। आई और जे बेसिकली क्या है, आई और जे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आई तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस रो में एलिमेंट, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है किस कॉलम में एलिमेंट। तो जिस कॉलम में है और जिस रो में है उन दोनों के नंबर को ऐड कर दो और उसके हिसाब से वो नंबर अगर इवन आता है तो कोफैक्टर और माइनर बराबर है। अगर वो नंबर ऑड आता है तो कोफैक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ माइनर। समझ गए कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन। जैसे ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर अगर देखोगे तुम तो माइनर ऑफ 2 1 की बात कर रहा है। अगर हम बात करें कोफैक्टर ऑफ 2 1 की, तो कोफैक्टर ऑफ 2 1 क्या होगा, इधर मैं अगर कोफैक्टर ऑफ 2 1 लिख दूं, या फिर एक मिनट, यहां पर हमने लिख दिया है माइनर ऑफ 2 1, तो कोफैक्टर ऑफ 2 1 क्या होगा, इसी का नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला कि माइनर ऑफ 2 1, या फिर सोलो कोफैक्टर की बात कर रहे थे, माइनर कहां से आ गया, तो मैं क्या बोल रहा था भाई, कोफैक्टर ऑफ 2 1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 1 दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ 2 1। तो ये बेसिकली हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ 2 1। और माइनर ऑफ 2 1 की वैल्यू ये है इस डिटर्मिनेंट में, जो कि हमने इतना बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है। इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी उसे नेगेटिव कर देना, तो माइनर तो कोफैक्टर निकल आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। समझ गए ना क्या मतलब है माइनर कोफैक्टर का, क्लियरली मैंने कई बार बता दिया। एक एग्जांपल लेते हैं, असली दुनिया का असली एग्जांपल लेते हैं, 1 2 1 1 2 2 2 1 2, है ना। ये छोटे आसान नंबर लिए कैलकुलेशन, वरना बेकार हो जाएगी, वरना तो मैं 1000 ले लूँ, 50 ले लूँ, साइन थीटा ले लूँ, कॉस थीटा ले लूँ, चिंता मत करो, आगे आना टाइम में 2 की जगह 2 साइन थीटा बैठा होगा, तब मजा आएगा असली सवाल करने में। खैर अभी नीचे आते हैं वापस ग्राउंड पे, इतना आगे नहीं बढ़े हम। तो यहाँ पर तुमसे बोलता है कि भाई मुझे बताओ माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 1, और मुझे बताओ कोफैक्टर ऑफ 2 3 और कोफैक्टर ऑफ 2 1। कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो भाई करते हैं कैलकुलेट करना शुरू। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें माइनर ऑफ 2 2 कैलकुलेट करना है, सबसे पहले से कैलकुलेट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो 2 2 वाला एलिमेंट स्पॉट कर लो, ये हमारा 2 2 वाला एलिमेंट होता है ना, जिसकी सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, ऐसे चेक कर लो, ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है C2। तो ये जो बीच वाला एलिमेंट है ये हमारा सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है। तो इससे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इससे हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जो बचे एलिमेंट्स हैं उनसे हम एक मैट्रिसेस फॉर्म कर लेंगे। तो माइनर ऑफ 2 2 जो है हमारा निकल के आ जाएगा इसके बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 2 2। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। सही है यार, 0 निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं भाई माइनर ऑफ 2 1 के बारे में, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भाई व्हाइट पेन से, माइनर ऑफ 2 1 कैलकुलेट करने का आ गया टाइम। तो सबसे पहले 2 1 स्पॉट करो। 2 1 मतलब जिस एलिमेंट की रो तो 2 है और कॉलम 1 है, तो रो 2 तो हमारी ये हो गई और कॉलम 1 हमारा ये हो गया। तो दिस इज बेसिकली दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट है, इसकी बात कर रहा है। तो इसका आपको माइनर कैलकुलेट करना है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और एक वर्टिकल लाइन खींचो, है ना, और जो बचे एलिमेंट है उन्हें एक डिटर्मिनेंट में अरेंज कर लो। तो ये कर लिया अरेंज, 2 1 1 2। ध्यान रखना उसी ऑर्डर में करना है, 2 1 को पहले मैंने ऊपर रखा है और 1 2 को मैंने नीचे रखा है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना तो हम कई बार जो है सीख चुके हैं। दिस इज बेसिकली 4 - 1, है ना, ये 2 × 2 आ गया तुम्हारा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि मैं लेफ्ट से लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू हमारी 3 के बराबर आ जाएगी। तो माइनर ऑफ 2 1 इज बेसिकली इक्वल्स टू 3। तो इनकी वैल्यूज करस्पॉन्डिंग इनके साथ लिख लेते हैं। ये वही 0 आया, ये वही अपना 3 आया। अब बारी है कोफैक्टर की, कोफैक्टर ऑफ 2 3। तो हमें पता है भाई कोफैक्टर ऑफ 2 3 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ 2 3। तो पहले अब इसके लिए माइनर ऑफ 2 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसमें से हम -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पावर जो है ऑड आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो 2 3 क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी रो तो 2 है, ये रही रो 2, और कॉलम 3 है। तो बेसिकली इस एलिमेंट की बात कर रहा है। सेम चीज कर दो दोबारा, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके जो है डिटर्मिनेंट जो है, सॉरी हाँ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। तो दिस इज बेसिकली 1 2 और 2 1। तो ये 0 के बराबर आ रहा है। अगर आप देखो 2 3, माइनर ऑफ 2 3 जो है 0 के बराबर आ रहा है। तो 0 में -1 का मल्टीप्लाई करो या 1 का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एरो बना लेते हैं और ये नीचे, इसकी वैल्यू भी आपकी 0 के बराबर आ रही है। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ 2 1 के बारे में। तो क्या हमें इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है, मन में ध्यान रखना, जो बोल रहा हूं उसे मन में रिसाइड करो। कोफैक्टर ऑफ 2 1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 1। कोफैक्टर दोबारा बोल रहा हूं, कोफैक्टर ऑफ 2 1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ 2 1। लिख ही देता हूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, तो चलो। कोफैक्टर ऑफ 2 1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर
2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ 2 1। आई होप तुम्हें दिमाग में भी इमेजिन हो गया होगा, बहुत ऑब्वियस चीज़ है ये। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि को फैक्टर 2 1 जो है वो माइनस ऑफ माइनर 2 1 है। माइनर 2 1 की वैल्यू हमारी 3 है, तो बेसिकली जो को फैक्टर 2 1 है उसकी वैल्यू आपकी -3 के बराबर आ जाएगी, -3। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ से देख के, है ना। 2 1 है, 2 प्लस, मैं तो ऐसे चेक करता हूँ, देखो 2 + 1 ऑड होता है, तो मतलब को फैक्टर माइनर का नेगेटिव होगा। एज सिंपल एज दैट। घंटा कैलकुलेशन करनी है इसमें, कैलकुलेशन तो आगे आएगी, चिंता मत करो। अच्छा चैप्टर है, कैलकुलेशन के मामले में अच्छा चैप्टर है। तो ये हमने माइनर और को फैक्टर के बारे में कुछ बातें सीखी, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें याद रखनी है, जो कि यहाँ पर मैं अलग से बता दे रहा हूँ। ध्यान रखना, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस में मेन से एडवांस लेवल क्वेश्चन बन सकता है। हमने समझ लिया माइनर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कैसे करना होता है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 3 ऑर्डर का क्या होता है। एक नोटेशन और है जो कि इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जो है ना, इसको डिटर्मिनेंट से डोनेट करते हैं। मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू ये A1 A2 A3 A4, है ना, ये डेल्टा के बराबर होता है। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, मतलब ये भी इसको कहने का एक और अलग तरीका है। ये तो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को भी डेल्टा ही बोलते हैं, मतलब सारे डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा बोलते हैं। A11 A, ये जो मैंने पूरा लिख दिया इस तरह से, है ना, तो ये डेल्टा जो है उसका मतलब है डिटर्मिनेंट। तो ये मैंने एक अपना फ्रेश डिटर्मिनेंट ले लिया है, कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखो डेल्टा की वैल्यू कुछ होती है, डेल्टा आपका एक नंबर होता है ना, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को खोल दो, खोलना मैं ऊपर सिखा चुका हूँ। आपकी एक बड़ी ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कहती है कि डेल्टा की आप वैल्यू एक और तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे भाई? ऐसे कि अगर आप इस रो के अलोंग एलिमेंट्स को देखो, इस रो के अलोंग, है ना, किसी भी रो के अलोंग, पहले हम पहली रो को कंसिडर कर रहे हैं, और हर एलिमेंट के साथ उसके को फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो। दोबारा मैं इस लाइन को बोलूंगा, हर एलिमेंट के साथ उसके को फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो, तो ये आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आएगी। सेम वैल्यू को निकालने का थोड़ा अलग देखने का नजरिया है जो कि सवालों में यूज किया जा सकता है। जो मैंने बोला उसको लिख के भी बता देता हूं, C11 इंटू A11 प्लस C12 मल्टीप्लाइड बाय A12 प्लस का C13 मल्टीप्लाइड बाय A13, ये आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। अगर तुम इस डिटर्मिनेंट को अपने ट्रेडिशनल तरह से सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो यही इसी वैल्यू के बराबर होगी। तो काफी लोग पूछेंगे यार फिर सॉल्व किस तरीके से करें, ऐसे करें या ऐसे करें? अरे भाई दोनों सेम ही है, अगर इसको खोल के देखोगे ना तो तुम्हारा वही फॉर्मूला बन जाएगा, कोई अंतर नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला मैंने बताया था सॉल्व करने का, उसी से सॉल्व करना। इसका यूज तब करना जब उसने तुम्हें मान लो दे रखा है, उसने तुम्हें दे रखा है भाई ये डिटर्मिनेंट है और इसमें को फैक्टर्स की वैल्यू ये है, ये को फैक्टर C11 तुम्हें दे रखा है, C12 तुम्हें दे रखा है, C13 तुम्हें दे रखा है, तो तुरंत वैल्यू निकाल दोगे तुम। को फैक्टर की वो बात ही नहीं कर रहा तो गेम में क्यों लाए फालतू में बीच में, है ना। ये फॉर्मूला तब यूज करना जब को फैक्टर की वो बात कर रहा हो अलग से, या फिर तुम्हें लग रहा हो कि इसमें को फैक्टर से फायदा होगा। एक तो ये हो गया फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है, ये मैं अलोंग रो 2 के अलोंग भी कर सकता हूं। रो 2 के अलोंग ऐसे कि डेल्टा, इसी डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर। सेम पैटर्न फॉलो करना है, C21 और साथ में आ जाएगा A21 प्लस का आ जाएगा C22 A22 और इसके बाद आ जाएगा आपका C23 और A23। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये भी उसी के बराबर होगा, ये भी डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा, और सेम चीज आप रो 3 के अलोंग भी कर सकते हो। ये हो जाएगा C31 एक मिनट, A32 क्यों लिख दिया मैंने, यहां पर आपका A31 आएगा। ऑलराइट, तो C31 मल्टीप्लाइड बाय A31 प्लस C32 मल्टीप्लाइड बाय A32 प्लस C33 मल्टीप्लाइड बाय A33 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ऐसे लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग, ये आपका विद रिस्पेक्ट टू रो 1 था, ये आपका विद रिस्पेक्ट टू रो 3 था, और नीचे वाला जो है आपका विद रिस्पेक्ट टू रो 3 था, है ना। ये रो 2, ये रो 3, ये रो 1, इन तीनों के रिस्पेक्ट में हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इनके कोफैक्टर्स दिए, वरना हमें कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फिर ये फॉर्मूला लगा के आप एक बार खुद चेक करोगे तो आंसर यही आएगा। तो ये तो भाई रोज के रिस्पेक्ट में हो गया। सेम चीज ध्यान रखना, सेम चीज हम कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, कुछ बेवकूफ लोग होंगे जो, बेवकूफ तो नहीं यार, चलो अभी शुरू कर रहे हो चैप्टर, कैसे किसी को बेवकूफ बोला जा सकता है, कुछ ना समझ लोग होंगे, ये ज्यादा बेटर वर्ड है, जो इस फॉर्मूले को अलग से रट लेंगे। रटना नहीं है, ये बहुत ऑब्वियस चीज है, इसको अलग से नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये एक ऊपर वाला लिख लो, बस ये ऊपर वाला लिख लो, आगे चिंता मत करो। आगे आने वाले चैप्टर में तुम्हें कुछ बेहतरीन प्रूव्स मिलने वाले हैं जिसकी वजह से तुम्हें नीचे के दो याद नहीं रखने पड़ेंगे, तुम्हारे लिए ये नीचे के दो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएंगे, बशर्ते चैप्टर ढंग से पढ़ना है। तो भाई मैं क्या बता रहा था, इसको हम कॉलम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सेम चीज हम कॉलम के साथ कर सकते हैं। जैसे एक कॉलम के अलोंग जो है एलिमेंट्स लो, जैसे ये कॉलम 1 है, इसके अलोंग एलिमेंट लो, तो ये आ जाएगा डेल्टा A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31।
इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये डेल्टा के बराबर ही आएगा। सोच रहे हो, कॉलम के अलॉन्ग भी ले सकते हैं, रो के अलॉन्ग भी ले सकते हैं, और फिर 3 कॉलम है तो तीनों के अलॉन्ग एक एक फॉर्मूला आएगा, तो वो लिख देता हूं मैं। तो ये बेसिकली आपका कॉलम के अलॉन्ग जो है इसका फॉर्मूला हो गया, सेकंड कॉलम आई मीन टू से। अब थर्ड कॉलम के अलॉन्ग भी लिख देता हूं मैं। तो ये जो है मैंने थर्ड कॉलम के अलॉन्ग जो है फॉर्मूला लिख दिया, ये तीनों लिख दिए हैं। और भाई इनको छोटा करके हम ऊपर रख देते, ऐसे छोटा करता हूँ मैं जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है दोबारा से लिखने का छोटा करने के लिए। और ये विद रिस्पेक्ट टू जो है अभी लिख देते हैं यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 1, और ये हमारा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 2, और नीचे वाला हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 3 एज यूजुअल। इसमें भी तुम पहला वाला याद रख लो और बाकी सब तुम हो जाएगा, चिंता मत करो। बाकी आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो प्रॉपर्टी इतनी ऑब्वियस हो जाएंगी तुम्हारे लिए कि ये सब बहुत बचकानी चीजें रह जाएंगी तुम्हारे लिए। बस ये एटलीस्ट ये तो याद रखना ही रखना है ना, ये याद रखना ही रखना है, वरना तुम कोफैक्टर को ही भूल जाओगे। आगे आने वाले चैप्टर में इतनी सारी चीजें आएंगी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट मिला के कि तुम कोफैक्टर की इज्जत करना भूल जाओगे और फिर इसी का सवाल आ जाएगा। तुम सोचोगे यार क्या था, भूल गया, शिट फॉर्मूला भूल गया। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज अपने साथ। तो यार आज हमने मैट्रिसेस में कोफैक्टर्स और माइनर्स पढ़ लिया, आगे आने वाले टाइम में और चीजें पढ़ने वाले हैं। खैर तुम्हारे लिए आज का मतलब आज नहीं है, अगर कोई वीडियो को बहुत बाद में देख रहा है और तब मैंने सारी बना दी हैं तो हो सकता है तुम आज ही अगली वाली वीडियो देखो, तो तुम्हारे लिए आज कल जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। एनीवे सो काफ़ी मज़ा आया मुझे पढ़ाने में, काफ़ी जानने को मिला मुझे खुद पढ़ाने के बारे में, काफ़ी चीज़ें मुझे जानने को मिलती हैं जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। जो भी वीडियोस को पूरी तरह से प्रॉपरली फॉलो कर रहा है यार ध्यान रखना, कमेंट में तुम #watched all ज़रूर डाल देना। और यार मैं हर वीडियो के एंड में ना एक PDF, हर वीडियो के नहीं मतलब जैसे कि प्लेलिस्ट है, अगर ये मान लो इसमें 5-6 वीडियो हैं तो इसमें हो सकता है 2-3 वीडियोस के एंड में जो है कुछ आपको PDF मिले, तो इसमें की सवाल होंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं ना। ध्यान रखना इस ऑर्डर में ही चलना है, ये सवाल आपको सॉल्व करने ही करने हैं अगर आप इसको इन वीडियोस को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हो तो। वरना उन चीज़ों की जब तक खुद अप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो में से ही देख लोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। अभी हो सकता है कि तुम सवाल लगाओ और तुम्हें पता चले यार ये फॉर्मूला तो तुमने ढंग से पढ़ा ही नहीं था, उसके लिए तुम्हें दोबारा वीडियो देखनी पड़े। तो ये एक मस्ट है कि तुम इन सवालों को अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट करके इनके आंसर्स तुम कमेंट सेक्शन में डालो। चाहे तुम इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहे हो, 50 साल बाद देख रहे हो, दूसरी सदी में देख रहे हो या आज देख रहे हो, ये प्रथा हमें चलाती रहनी है ना। कमेंट्स में तुम्हें आंसर जरूर डालने हैं उस PDF में से जो मैं प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। उसमें बहुत कम सवाल तुम्हें मिलेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे जो हमने पढ़े हैं। ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम्हें नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो नोट्स की जो PDFs हैं वो भी मैं प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा कुछ टाइम बाद से। और मैं वेबसाइट पे भी एक बड़े ही अलग तरह के नोट्स जो है कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ जो कि मैं सभी को प्रोवाइड करूंगा। तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं। और इस तरह से मैंने यूट्यूब पर तो किसी को इतनी ऑर्गेनाइज करते हुए नहीं देखा चीज़ें। तो आई होप तुम इनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ उठाओगे। मेहनत लगती है, ध्यान रखना बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपको कोई चैप्टर आता है और वो आपने पढ़ा दिया ग्राफिक पैड, पेन और लैपटॉप का यूज़ करके। नहीं, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं ना। कभी मैं बताऊंगा अगर मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे अपने की कंटेंट बेस्ट पॉसिबल वे क्या होता है कंटेंट क्रिएट करने का। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। PDF कर लेना सवालों की सॉल्व, नोट्स का लिंक अगर अभी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो उन्हें डाउनलोड कर लेना और रिवाइज कर लेना उनकी मदद से। और बाकी नोट्स पर मैं अलग से डिस्कशन करूंगा कि बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है नोट्स बनाने का, बात का टॉपिक है वो भी। सो यार दैट्स ऑल फॉर नाउ बॉस, मिलते हैं अगली वीडियो में।